नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा में। टैक्स मंत्रा में आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल गेन टैक्स को लेकर। कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है, क्या होती है इसकी एबीसीडी, कैपिटल गेन टैक्स क्यों लगाए जाते हैं, क्या सभी तरह के एसेट्स पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है, और आपके इक्विटी या इक्विटी स्कीम्स पर टैक्स गेन किस तरह से लगाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। तमाम मुद्दों पर आज हम बारीकियों से समझेंगे और वो समझाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन जी है। शुक्रिया बलवंत जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को जागरूक करने वाले हैं। सर, सबसे पहले हम एक बारीक बातों से शुरू करेंगे। सबसे पहले बताइए कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है। देखिए, ऐसा है कि आप कोई भी जो असेट है जो कैपिटल असेट के डेफिनेशन में आती है, उसको ट्रांसफर करने और या बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन कहलाता है और जो कैपिटल गेन टैक्स होता है। मैं कहना चाहूंगा कि जब तक आपका इन्वेस्टमेंट आप ट्रांसफर नहीं Recording करते in हैं, progress. बेचते नहीं है, तब तक उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। मतलब जो भी एप्रिसिएशन हुआ है उस पे टैक्स नहीं लगेगा जब तक आप उस असेट को ट्रांसफर नहीं करते हैं या बेचते नहीं है। तो ये आपने बता दिया कि कैपिटल गेन कैसे लगता है, किन एसेट्स पे लगता है। अब बताइए कि कौन कौन से कैपिटल गेन टैक्स लगने वाले वो एसेट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन नहीं हैं, उसे कैसे उनका ट्रीटमेंट टैक्स में कैसे किया जाता है, ये भी बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि सब असेट जो है इनकम टैक्स एक्ट के डेफिनेशन में कैपिटल असेट में नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आप जो डे टू डे यूज में कोई असेट करते हैं, जैसे आपकी मोटर कार वगैरह है, तो वो कैपिटल असेट की कैटेगरी में नहीं आती। इसी तरह जो बिजनेस करते हैं, उनका स्टॉक इन ट्रेड है, वो कैपिटल असेट की कैटेगरी में नहीं आता। इसी तरह से आपके जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, वो कैपिटल असेट की कैटेगरी में नहीं आती है। पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो पर्सनल असेट्स है, पर्सनल इफेक्ट्स है, उसमें आपकी ज्वेलरी है या आपकी जो कोई वर्क ऑफ आर्ट है या स्कल्पचर वगैरह है, वो कैपिटल असेट के डेफिनेशन में आता है। मतलब वो पर्सनल इफेक्ट से एक्सक्लूड किया है। तो अगर आप कोई वर्क ऑफ आर्ट बेचते हैं और इस पर प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट आपके आईटीआर में आपको कैपिटल गेन में बताना पड़ेगा। तो ये आपने समझा दिया कि कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो कैपिटल एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। ऐसे पर्सनल एसेट जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कार और कुछ और ऐसे आइटम्स हैं जिसका पर्सनल आप इस्तेमाल करते हैं, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आप उसे रखते हैं, वो कैपिटल एसेट्स के तौर पे नहीं आते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ जो ज्वेलरी भी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आपका कैपिटल एसेट्स है, इस पे अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए परिभाषाएं अलग अलग हैं कि कितना टैक्स देना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आपके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किस तरह के टैक्स आप पे लगेंगे, आपकी होल्डिंग पीरियड क्या है, इसके आधार पर तय होते हैं। सर, कई सारे एसेट्स हैं, सबके लिए होल्डिंग पीरियड अलग अलग है। हालांकि सरकार ने इस बार के बजट में काफ़ी चीज़ें ठीक करने की कोशिश की। अब एक एक करके हम एक एक एसेट्स की बात करेंगे, उनके लिए होल्डिंग पीरियड क्या है। तो एक एक करके हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है कैपिटल गेन टैक्स का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने के लिए होल्डिंग पीरियड क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए होल्डिंग पीरियड क्या होता है, फिर हम एक एक एसेट्स की बात करेंगे। सर, देखिए, ऐसा है कि जो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल असेट है उसका टैक्स रेट अलग है, शॉर्ट टर्म का टैक्स रेट अलग है। अब वो जो कौन सी असेट कब लॉन्ग टर्म बनेगी, वो भी डेफिनेशन अलग अलग है। तो जैसे लिस्टेड शेयर्स है और लिस्टेड असेट्स, ऑल लिस्टेड असेट्स इंक्लूडिंग लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी स्कीम्स की जो म्यूचुअल फंड की जो इक्विटी स्कीम्स है, और जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, वो एक साल से ज्यादा रखने पे आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और बाकी सब असेट के लिए 2 साल का पीरियड है, 24 महीने रखने के बाद में वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। और वो अलग अलग असेट क्लास का अलग अलग टैक्स रेट है, लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का। बिल्कुल सही सही बात है। आपने अच्छे से समझा दिया कि एसेट्स और होल्डिंग पीरियड के आधार पर आपको टैक्स लगाए जाते हैं और हर एसेट्स के लिए टैक्स रेट और होल्डिंग पीरियड के जो नियम हैं कि कौन आपके लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स है, कौन शॉर्ट टर्म एसेट्स है, वो होल्डिंग पीरियड के आधार पर तय होते हैं। लेकिन भारत में सर
सबसे पहले हम लिस्टेड शेयर्स की बात कर लेते हैं और इक्विटी ओरिएंटेड जो स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम्स है, उसके लिए टैक्स के क्या नियम है, उनके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना लगता है, उनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना लगता है? देखिए, जो लिस्टेड शेयर्स है और जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है, जो जिस पे एसटीटी लगा है, तो वो मैंने जैसे बताया, चूंकि लिस्टेड है, लिस्टेड सिक्योरिटी है, तो 12 महीने बाद में लॉन्ग टर्म हो जाती है और उस पे 12.5% के हिसाब से टैक्स लगता है। परंतु शुरू का जो 1.25 लाख रुपया है, वो आपके हाथ में टैक्स फ्री आता है, क्योंकि उस पे 0 रेट से टैक्स लगता है। वो आपकी इनकम में ऐड होता है, पर उस पे टैक्स लगाते टाइम 0 टैक्स रेट लगाई जाती है। तो जो 1.25 लाख के ऊपर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पे 12.5% का टैक्स लगता है। और अगर आप ये जो शेयर्स है या इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स 1 साल के भीतर अगर ट्रांसफर बेच देते हैं, तो आपको फ्लैट 20% का टैक्स लगेगा। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जो रेसिडेंट टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या जो ये इक्विटी वाला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसको छोड़ के अगर उनकी बेसिक एग्जम्पशन से कम है दूसरी इनकम, तो जितना शॉर्टफॉल है वो शॉर्टफॉल उस पे एडजस्ट किया जा सकता है और जो बचा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या इक्विटी का शॉर्ट टर्म गेन है, उस पे ही टैक्स लगेगा। और ये जो सेट ऑफ करने की जो फैसिलिटी है, वो सिर्फ रेसिडेंट टैक्स पेयर को ही अवेलेबल है। नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर को फ्लैट 12.5% या 20% लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पे टैक्स भरना पड़ेगा। सर, मैं और इस पे क्लैरिटी चाहता हूं, हालांकि आपने बता दिया है, लेकिन आसान शब्दों में आम लोगों को भी पता लग जाए। मान लीजिए किसी की इनकम 2.5 लाख है, वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कमाया बाजार में शेयर की खरीद बिक्री करके, या म्यूचुअल फंड ही 1 साल के भीतर ही उन्होंने फंड्स को बेच दिया है, ऐसे में उनका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा सर? अगर वो इस कैपिटल गेन को कैसे, वो क्या वो क्लब हो जाएगी उनके इनकम में, या उस पर अलग से उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, मैंने जैसे बताया ना, अगर जैसे उनकी बेसिक जो उनकी जो इनकम है, वो बेसिक एग्जम्पशन जैसे 2.5 लाख है ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख है। मान लेते हैं कि उनकी कोई इनकम नहीं है, मतलब तो जो शुरू के 2.5 लाख रुपए का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद में जो बचा हुआ जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, बाजार में जो ले बेच से हुआ है, उस पे फ्लैट 20% का टैक्स लगेगा। भले आपकी जो स्लैब रेट है वो 5% है, परंतु शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, उस पे इक्विटी पे आपको फ्लैट 20% टैक्स भरना पड़ेगा। चलिए, आपने बता दिया कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर यानी 1 साल के अंदर बेचते हैं कोई भी लिस्टेड शेयर्स जहां पे आपने पैसा लगाया है, या इक्विटी ओरिएंटेड जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर 1 साल के होल्डिंग के भीतर अगर आप बेचते हैं, फिर आपको 20% का फ्लैट टैक्स लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको 12.5% देना पड़ेगा। लेकिन शुरुआती 1.25 लाख रुपए पर LTCG टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो ये 1.25 लाख के ऊपर अगर हर साल कोई हर फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख रुपए ही सिर्फ बेचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर, तो उन्हें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ काम किया जा सकता है बलवंत जी? आपने बहुत बढ़िया सुझाव दिया है। मेरे हिसाब से जो भी टैक्स पेयर्स हैं, और उनको हर साल, भले ही उनको पैसे की जरूरत है या नहीं है, 1.25 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स या म्यूचुअल फंड में बुक करना चाहिए। भले ही आपके पास जो शेयर्स है वो आपको पसंद है, आप उसे निकालना नहीं चाहते हैं, तो आप उसको बेच के वापस खरीद सकते हैं। उसमें आपको 1 दिन का फर्क रखना पड़ेगा या अलग डीमेट अकाउंट रखना पड़ेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सेम एनएवी पे रिडीम कर दीजिए और सेम एनएवी पे परचेज कर दीजिए। तो इस तरह से आपका हर साल हर एक इनकम टैक्स की फाइल में आपका 1.25 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। और इस तरह से लंबे समय में आपकी जो लिस्टेड शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसका इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 12.5% से कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप 1 साल से ज़्यादा ही अगर होल्ड करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। तो 1.25 लाख रुपए हर फाइनेंशियल में अगर आपका टैक्स फ्री इनकम है तो उसे निकालते जाए,
फिर मन हो तो आप री इन्वेस्ट करें या किसी फिक्स्ड इनकम में भी आप लगा लें, तो आप टैक्स यहाँ 12.5% एक्स्ट्रा कमाई यहाँ पर टैक्स बचाकर भी कर सकते हैं। ये अच्छी स्ट्रेटजी भी आपके लिए है जो बलवंत जी की तरफ से सलाह दी गई है। चलिए अब डेट फंड्स के नियम जानते हैं। डेट फंड्स को लेकर सर क्या नियम है? डेट म्यूचुअल फंड में अगर हमने पैसे लगाए हैं या एनसीडी वगैरह में हमने पैसे लगाए हैं तो वहां पर होने वाले फायदे पर कैसे टैक्स लगाया जाता है? वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियम क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियम क्या है, और पहले जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था क्या वो अब इस फाइनेंशियल ईयर से खत्म हो चुका है? देखिए ऐसा है कि डेट फंड जो है या जो आपके डेट का इन्वेस्टमेंट है, भले वो डायरेक्ट डेट फंड में या कोई फंड जो डेट फंड में इन्वेस्ट करता है, वो इस साल से आपका शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, वो कोई डिफरेंशिएशन निकल गया है और आपके स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। परंतु जो भी आपका इन्वेस्टमेंट डेट फंड में 1 अप्रैल 2013 के पहले किया गया है, उस पे आपको जो 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म का 12.5% का जो टैक्स रेट है वो लगेगा। परंतु अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद में किया है, तो भले आप 5 साल रखें, 5 दिन रखें, आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा और वो जो इनकम है, आपकी जो टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम है, उसमें ऐड होगा और आपकी जो स्लैब रेट है, जो एप्लीकेबल स्लैब रेट है, उस हिसाब से आपको उस पे टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड से जुड़े हुए जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो गोल्ड ईटीएफ हो, गोल्ड ज्वेलरी जो आप आमतौर पे खरीदते हैं हाजिर में वो हो, या फिर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड हो, इन पे टैक्स के क्या नियम हैं? बलवंत जी ये बताइए, इन अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियम क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियम है, और रेट क्या है टैक्स के? देखिए ऐसा है विश्वमोहन जी कि जो गोल्ड बुलियन है, गोल्ड ज्वेलरी है या आपका म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है, जो आप म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट खरीदते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बनेगी 2 साल बाद में और उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। परंतु जो गोल्ड ईटीएफ और जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है, वो चूंकि लिस्टेड सिक्योरिटी है, तो वो आपकी जो लॉन्ग टर्म असेट है वो 12 महीने बाद में ही बनेगी और टैक्स आपको उस पे भी आप 12.5% ही लगेगा। परंतु अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन होता है तो उस पे आपको आपकी स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। जहां तक सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स का सवाल है, ये मैंने जो बताया है टैक्स के रूल है, वो अगर आप मार्केट में बेचते हैं या प्राइवेटली ट्रांसफर करते हैं, परंतु आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की अगर इश्यू के बाद में 5 साल पूरे हो जाने के बाद में आरबीआई जो है वो अर्ली रिडेम्पशन की विंडो खोल देती है। उनका टेन्योर 8 साल होता है, पर 5 साल बाद में आप टेंडर किए जा सकते हैं रिडेम्पशन के लिए। तो अगर आप आरबीआई को रिडेम्पशन के लिए टेंडर करते हैं तो वो इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशन में ट्रांसफर नहीं माना जाता है इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए। तो उस पे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड पे रिडेम्पशन पे जो भी आपको प्रॉफिट होता है उस पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। परंतु अगर आप वही सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड मार्केट में बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म आपका स्लैब रेट से लग जाएगा, लॉन्ग टर्म बिना इंडेक्सेशन के 12.5% से लग जाएगा। ओके, यानी अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी है, म्यूचुअल फंड के गोल्ड सेविंग यूनिट्स है, एफओएफ है, फंड्स ऑफ फंड है, जो 2 साल बाद लॉन्ग टर्म एसेट्स बनते हैं, वही गोल्ड ईटीएफ और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स 1 साल बाद लॉन्ग टर्म एसेट्स है। इन एसेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जो दर है वो आपके टैक्स के स्लैब के हिसाब से लगेंगे, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट है वो 12.5% के का रेट आप पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड 5 साल के बाद निकालने पर यहाँ पर कोई भी टैक्स देनदारी नहीं बनती है। सर ये 5 साल का पीरियड, अगर मान लीजिए अगर मेरे पास सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है, मैंने बीच में 1 साल बाद किसी को बेच दिया, जो खरीदार है अब नया ओनर जो है, अभी का जो ओरिजिनल ओनर है, तो उनके लिए 1 साल के बाद से 5 साल लागू होगा, या मैंने जब से खरीदा था सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड उस समय से उनके लिए वो लागू होगा? न तो आपने खरीदा वो डेट से, न उन्होंने खरीदा वो डेट से। जब अब आरबीआई ने किस तारीख को वो गोल्ड बॉन्ड इश्यू किए हैं, तो इश्यू होने के बाद 5 साल बाद में आरबीआई है
वो अर्ली रिडेम्पशन का विंडो खोलती है। और मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि 5 साल बाद ट्रांसफ़र करने पे नहीं, 5 साल बाद आरबीआई को रिडेम्पशन के लिए टेंडर करने के बाद जो पैसा मिलता है उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है, और उसपे जो भी प्रॉफ़िट हुआ है, आपको भले मार्केट से खरीदा है या आपने ओरिजिनली सब्सक्राइब किया है, वो प्रॉफ़िट पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए, अलग अलग एसेट्स पर आपने समझा दिए। एक और पॉपुलर एसेट क्लास है, वो है लैंड, फ्लैट्स, प्रॉपर्टी, किसी भी तरह के, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो। यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स के नियम क्या है सर? प्लेन है, सीधी-सी बात है। 2 साल के बाद में बेचोगे तो आपको लॉन्ग टर्म का कैपिटल एसेट हो जाती है, 2 साल के पहले बेचो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। परंतु आपको अगर टैक्स बचाना है, टैक्स आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ही बचा सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स बचाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो सबसे पहले जो टैक्स जो बचाने का जो आपके पास एवेन्यू अवेलेबल है, वो है आप रेसिडेंशियल हाउस अगर बेचते हैं, तो उसके सामने आप सेक्शन 54 में दूसरा रेसिडेंशियल हाउस इंडिया में खरीदते हैं और उसमें आपको सिर्फ कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करना है, तो आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो नहीं भरना पड़ेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट आपको नया घर 2 साल के भीतर खरीदना है, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन जा रहे हैं तो 3 साल के भीतर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने 1 साल के पहले, मतलब ये घर बेच रहे हैं, उसके 1 साल के पहले, मतलब विदिन 1 ईयर बिफोर डेट ऑफ सेल अगर घर खरीदा है, तो भी आप ये क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 54 रेसिडेंशियल हाउस के लिए है। सेक्शन 54 एफ का एग्जम्पशन है, वो रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के कुछ भी बेचा, जैसे आपने आपका ऑफिस बेचा, आपने शेयर्स वगैरह बेचा, तो वही आपको रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करना है। अब आपके पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। और ये जो निवेश करना है, ये पैसा 54 ऐप में जितना पैसा आया है, 54 में कैपिटल गेन निवेश करना है, 54 में सेल कंसिडरेशन निवेश करना है। और जो पैसा आप रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है 31 जुलाई होती है नॉर्मली, उस तारीख तक अगर यूज नहीं कर पाते हैं, तो आपको वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डालना पड़ेगा। एक और ऑप्शन अवेलेबल है आपको एग्जम्पशन की, सेक्शन 54 ईसी, जो लैंड और बिल्डिंग के लिए अवेलेबल है। उसमें आपको 6 महीने के भीतर भीतर जो आपके कैपिटल गेन है, वो गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें निवेश करना है। और वो कम ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपया ही 1 साल के लिए या एक असेसमेंट ईयर के लिए और एक असेसमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में निवेश कर सकते हैं। ओके सर, एक और सवाल है। मान लीजिए अगर कोई नया फ्लैट खरीदता है, उनके पास एक पहले से भी एक फ्लैट है जो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म एसेट्स के तौर पर है वो, लेकिन उन्होंने एक फ्लैट खरीद लिया, उसे लोन पे उन्होंने खरीदा। अब दूसरा फ्लैट जो उनका पुराना फ्लैट है, उसे अगर उन्होंने बेचा, अब यहाँ पर अगर वो उसकी लोन को अगर कम करते हैं, तो क्या उसका भी सेट ऑफ होगा, उस कैपिटल गेन टैक्स का भी सेट ऑफ होगा क्या? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है ये, कई लोग मेरे को पूछते हैं। लोन रीपेमेंट पे आपको जो टैक्स रेजिम है उसमें सेक्शन 80C में रिबेट मिलता है। पुराने नए घर को लेने के लिए कोई लोन लिया है और वो पुराना घर बेच के अगर आप लोन रीपेमेंट करते हो तो कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता। परंतु अगर आप ये नया वाला, मतलब जो पुराना वाला घर है, वो नया वाला घर खरीदने के 1 साल के भीतर भीतर बेच दिया है, तो जैसा मैंने बताया सेक्शन 54 में आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। परंतु अगर यह गैप 1 साल से ऊपर हो गया, तो फिर आप ये कोई एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये आपने अच्छे तरीके से समझा दिया। सर, अब एक और टर्म आता है इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। क्या ये सभी एसेट्स के लिए खत्म हो गया है, या अभी भी किसी एसेट्स के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट का फायदा अभी भी मौजूद है क्या? ये ज्वलंत प्रश्न है, मतलब जो इंडेक्सेशन का किस पे अवेलेबल है, किस पे अवेलेबल नहीं है, और इस पे कंफ्यूजन भी है। सब व्यूअर्स के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फॉर ऑल पर्पजेज इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकल गया है, एक्सेप्ट आप कोई घर या जमीन बेचते हैं और आपको टैक्स भरना है। अगर आपको एग्जम्पशन क्लेम करनी है
तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा 54 ईसी में। परंतु अगर आपको टैक्स का पेमेंट करना है और आपने वो जमीन या आपने वो मकान 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदा है, तो आप चाहें तो 12.5% टैक्स प्लेन कैपिटल गेन पे भरें या 20% टैक्स इंडेक्सेशन अप्लाई करने के बाद में आता है। मतलब ऑब्वियसली दोनों में जितनी कम, जिस पे कम टैक्स लायबिलिटी आएगी वो आप टैक्स भरेंगे। जितना लंबा होल्डिंग पीरियड है वहां पर आपको इंडेक्सेशन का फायदा होगा। अगर आप एग्जैक्टली 2 साल 3 साल ही हुए हैं तो आपको मेरे हिसाब से जनरली जो 12.5% टैक्स भरने में ज्यादा फायदा होगा। सर, अब गिफ्ट की बात कर लेते हैं। गिफ्ट पर टैक्स के क्या नियम है और इसका होल्डिंग पीरियड कैसे तय होता है? क्या जो पहला ओरिजिनल ओनर है जिन्होंने खरीदा होगा और बाद में गिफ्ट दे दिया होगा किसी को, वहां से लागू होता, या हमारे पास अगर किसी ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया है तो मेरे आने के पास से उस दिन से वो होल्डिंग पीरियड लागू होगा? देखिए, जो भी असेट आपने नई खरीदी है, भले आपको वो वसीयत में मिली है, आपको इनहेरिटेंस में मिली है, गिफ्ट में मिली है, उसका होल्डिंग पीरियड डिसाइड करने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। तब तक पीछे जाना पड़ेगा जब तक आप ओरिजिनल व्यक्ति जिसने पैसा देके उसको चुकाया, उसको खरीदा है, पैसा चुका के जिसको खरीदा है, तो उन्होंने जिस तारीख से खरीदा है उस तारीख से होल्डिंग पीरियड शुरू होगा। और जब आप बेच रहे हैं तो वो मतलब पुराने जितने भी प्रीवियस ओनर है उनका होल्डिंग पीरियड इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा जो जो कॉस्ट उस ओनर ने इनकर करी है, जो पैसा उन्होंने दिया है, वो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। इसके अलावा अगर वो प्रॉपर्टी या कोई वो जो असेट आप बेच रहे हैं वो 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदी गई है, तो 1 अप्रैल उस तारीख तक जितना प्रॉफिट हुआ है वो ग्रैंडफादरिंग हो गया। मतलब आपको 1 अप्रैल 2001 की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस असेट की, वो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। और उसके बाद में जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मैंने जैसे बताया 12.5% या 20% इंडेक्सेशन के बाद में, या आप निवेश करें तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा एग्जम्पशन के लिए। ओके सर, अब एक बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन मेरे मन में ये है, अब क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड टैक्स के नियम क्या है और क्या यहाँ पर हुए नुकसान का भी सेट ऑफ संभव है? क्या किसी भी बाकी कैपिटल गेन के से सेट ऑफ किया जा सकता है क्या? देखिए, ऐसा है, गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी या जो भी वर्चुअल डिजिटल असेट थे उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। पर चूंकि उस पर प्रॉफिट हो रहा था, लोग कमा रहे थे और उस पर क्लैरिटी नहीं थी टैक्सेशन की, तो गवर्नमेंट ने एक हिसाब से थोड़ा डिस्करेज करने के हिसाब से उन्होंने फ्लैट 30% का टैक्स लगा दिया। भले आप एक दिन बाद बेचा है, 2 दिन बाद बेचा है, और उसमें सिर्फ आपको जो कॉस्ट है वो आप क्लेम कर सकते हो। परंतु अगर एक असेट वर्चुअल असेट क्लास है उसमें लॉस हो गया और दूसरी वर्चुअल असेट क्लास है उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसमें आमने सामने भी सेटअप नहीं कर सकते, दूसरी कोई इनकम के सामने सेटअप नहीं कर सकते, और इवन इसको आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करें। मतलब जो एक बार लॉस हो गया आपका एक पर्टिकुलर असेट क्लास में, वो आपका डूब गया, अनलेस वापस उसी असेट क्लास में कोई प्रॉफिट होता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। पर एक असेट क्लास है दूसरी असेट क्लास के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते। यह मेरा रीडिंग है, क्योंकि लॉ जो है वो एकदम क्लियरली वर्डेड नहीं है, तो दूसरी ओपिनियन भी संभव है इस बारे में, पर वो लॉ सेटअप नहीं होता, वो क्लियर है। शुक्रिया बलवंत सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, कैपिटल गेन टैक्स की पूरी ABCD आपने बता दी कि कहां पर कितना टैक्स लगता है, होल्डिंग पीरियड के नियम क्या है, और हर एसेट क्लास पर आपने जो भी नियम लगते हैं आपने बता दिया बारीकियों के साथ। शुक्रिया सर, एक बार फिर से आपने हमारे दर्शकों को जागरूक किया। तो टैक्स मंत्रा को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।